कई चांद थे सरे आसमान। एपिसोड नंबर 8। राइटर का नाम शमसुर रहमान फारूकी है। तो मेरे प्यारे कारीन, 8वीं किस्त आपके सामने है। ये एक ऐसा नावल है जो शमसुर रहमान फारूकी साहब का एक शाहकार है। इस नावल में लफ्ज़ लफ्ज़ में मोती परोए हुए हैं। आपको शायद किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर ये नावल नहीं मिलेगा। मैं बहुत मेहनत से इसको तैयार करता हूँ, तो आप मेरी हौसला अफजाई करें, खुद भी इसको मुकम्मल देखें और अपने दोस्तों पे शेयर करें ताकि आपको मज़ीद बाकी के साथ मिल सके। तो डियर, आपसे इल्तमास है कि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी जो सिफारिशात हैं तो वो कमेंट्स में बताएं ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकें। तो ऐसे कागज़ पर यह किताब लिखी गई थी, फिर तो शायद बहुत पुरानी ना होगी। अब मुझे महसूस हुआ कि कागज़ कुछ फूले फूले से थे, गोया पानी में इरादतन डुबाए और खुश्क न किए गए हों, बल्कि किसी हादसे की बिना पर देर तक आप ज़दा रहे हों। शायद किसी बिगड़े दिल रईस ने पढ़ते पढ़ते किसी बात पर उलझ कर या उकता कर उसे गहरे हौज में फेंक दिया हो, फिर बाद में अफसोस करके उन्होंने शायद इसे निकलवा लिया हो या कोई और ही ले भागा हो। सुना है वली दकनी के किसी हरीफ ने उनका भी दीवान अचानक उठाकर नदी में झोंक दिया था। मीर सूज के भी तो औराक अशार मीर ने शायद उनके हाथ से लेकर आसिफुद्दौला की ऐन मौजूदगी में हौज में डबो दिए थे। मेरा दिल एक बांस उछला, वली ना सही मीर सोज सही। मीर सोज ने बाद में चुपके से मीर की आंख बचाकर वो औराक निकाल कर सुहा साफ करके मुजल्लद करा लिए होंगे। क्या उम्दा दरियाफ्त होगी, मगर ये कहानी भी सरासर फर्जी है। अच्छा फर्जी सही, लेकिन इस किताब के औराक बहरहाल एक दो गुस्ल कर चुके थे और देर देर तक भीगे रहे थे। मैंने इस बार दफ्ती को उठाकर और करीब से देखना चाहा कि शायद अब सूख गई हो और पुश्तीन अलग दिखाई दे जाए। दफ्ती बड़ी आहिस्तगी से खुल गई। मुझे ख्याल भी न रहा कि अब तक मैं इस वहम या कशाकश या इज़्तिराब में था कि दफ्ती और पुश्तीन और वर्क सब आपस में चिपक कर ठोस चौखटी लोना बन गए हों। जिल्द खुली तो एक मरी हुई नन्ही रूपा मछली जिल्द के मोड़ और पुश्तीन के दरमियान पड़ी नजर आई। लो, इस चमन की बेचारी निगहबान और गुलचीन जो भी थी उसको भी मौत आ गई, लेकिन हवा लगते ही उसमें थोड़ी बहुत हरकत हुई। हवा लगते ही सुना तो गया है कि किताब को हवा लगती रहे तो रूपा मछली मर जाती है, पंप नहीं सकती। और वो धीरे धीरे सिरक कर फिसल कर पुश्तीन के पीछे चली गई। पुश्तीन कथई पीली सांप की खाल जैसे रंग और कुमाश के मोटे कागज की थी, जो अब से कोई 125 वर्ष पहले मकबूल था। उसे कलकत्ते में अंग्रेजी किताबों के जिल्द साजनों वलायत से मंगाकर आम किया था। गहरे रंगों के बायस इस पर कुछ निगाह भी होता तो पढ़ा ना जाता, और कागज जगह जगह से शकिस्ता अलग था। उस कागज में खराबी ये थी कि टूटता बहुत जल्द था। इसमें लचक न थी, जिल्द की दाब के साथ कई जगह तो टूट ही चुका था और खुद पुश्तीनी वर्क पर भी दरारें पड़ रही थी। रूपा मछली उन्हीं में से एक दरार के पीछे जा छुपी थी। नहीं, शायद सिरकर या फिसलकर जा रही थी। भला मरा हुआ कीड़ा चल कहाँ सकता है। सिलाई गच्चे फिलहाल महफूज मालूम होती थी, लेकिन अंदरूनी पुश्ता भी अब सिलाई से अलग हो रहा था। जुड़ाई लई या गोल की नहीं सरश की थी। उसकी बदबू मुद्दत हुई उड़ चुकी थी, लेकिन खुद सुरश की तह बदले शीशे की तरह जगह जगह सिलाई और पुश्त से चिपकी हुई थी। चलो खैर, सिलाई टूटी नहीं है और जो सब अलग अलग दिखाई देते हैं। अगर सामने से ना खोल सकी तो कोई महर जेल साल उसे पुश्ते की तरफ से खोल ही लेगा। मैंने पुश्तीन का वर्क उल्टा जिस तरह के कागज की ये पुश्तीन थी, उसकी दूसरी तरफ कागज ऊन बिल्कुल सादा होता था, यानी इसमें रंग तो होता था लेकिन एक ही रंग, लिहाजा इस पर कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते थे। बस भारी कलम या बहुत रोशन स्याही दरकार होती थी, लेकिन यहाँ भी कुछ न लिखा हुआ था। अगला वर्क किताब का पहला सफा था, लेकिन खाली ला हौला वाला हुआ था। कोई कुछ अपना नाम, दस्तखत, मोहर, तारीख कुछ तो छोड़ गया होता। सोरहंग है खराबी पर कुछ तो रह गया है कि मस्दाक कुछ तो मुझ तक पहुंच जाता। मैं तो हत्तुल इम्कान अपनी हर किताब पर अपना नाम जरूर लिखता हूँ, और अगर पुरानी किताब हो तो उस पर कुछ किताब की तफसीलात का हाशिया भी चढ़ाता हूँ। मुझे बड़ी मायूसी हुई
कहीं पूरी किताब भी इसी तरह सादा वर्की ना हो। मैंने दिल में कहा, चलो छोड़ो किताब को, अगर ये वाकई किताब है उठाकर परे करो, सुबह देखेंगे। मैं किताब को सराहने की तरफ तकिए के नीचे खिसकाने जा ही रहा था, दफ्तर मुझे अपनी गर्दन की पुष्ट पर रोए खड़े होते हुए लगे, जैसे कोई मेरे पीछे है और झुककर किताब को पढ़ने या पहचानने की कोशिश में है, और उसके सांस मेरी गर्दन के अतराफ में है। इस अकेले घर में कौन पीछे गर्दन घुमाने की हिम्मत न पड़ती थी, और यूं भी मेरी गर्दन जरा अकड़ी हुई ही है। उसके तो शम्मा सा दीजिए, रगे गर्दन जिला पर अमल करने की हिम्मत नहीं। मैं इल्तबा वजह महरात स्पॉन्डिलिटिस का पुराना मरीज हूँ। सर कसू से फायदा नहीं आता का रुतबा खुद ब खुद हासिल हो गया है। कुदरत के भी खेल निराले हैं। खैर, गर्दन को किसी न किसी तरह धीरे धीरे करके एक हाथ तक मोड़ लेता, लेकिन असल मामला तो बिखरी हुई हिम्मत को मुजतमा करने का था। सांस की तो आवाज भी अब साफ सुनाई दे रही थी। किताब यूं ही खुली हुई थी, अचानक अपने ही आप एक हल्की सी आवाज के साथ किताब बंद हो गई। मैं अभी ठीक से चौंक भी ना पाया था कि किताब फिर खुली, और किसी सरगोशी के लहजे में लेकिन बिल्कुल साफ साफ हर हर्फ को अदा करते हुए कुछ कहा, मगर क्या कहा ये मैं ना समझ सका। खुदा मालूम उर्दू थी या पश्तो या तुर्की, मेरे लिए सब बराबर थी। मैंने हिम्मत फिर मुल्तमा करनी चाहिए कि देखो तो सही क्या कोई ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन अचानक किताब के खुले वर्ग पर एक नारंगी शक बर्फी लहर लरजान गुजर गई। नहीं, मैं शायद बोलता हूँ, लरजान तो वो बिल्कुल ना थी। वो तो इस तरह गुजर से जैसे जानदार हो, बल खाती हो, कुमकुम की चौड़ी की तरह, लेकिन वर्ग अब भी खाली था। फिर कुछ ऐसा लगा कि खाली तो नहीं था, कभी उस पर कुछ लिखा हुआ होगा जिसे किसी बेदर्द ने बहुत आहिस्ता आहिस्ता रगड़कर मिटा दिया था। आधी शीशा उठाऊं, कामबख्त को इसी दराज में तो रखता हूँ, लेकिन दराज कहाँ, मैं तो पलंग पर दराज हूँ। मैंने बाएं हाथ की मुट्ठी में जरा सा सुराख बनाया और एक तरफ से मुट्ठी को कुछ ज्यादा खुला छोड़े रखा, जिस तरह बचपन में दूरबीन खुर्दबीन का खेल खेलता था। यानी कभी कभी पढ़ते पढ़ते मैं मुट्ठी को खुर्दबीन फर्ज करता, मुट्ठी बंद करके एक आंख मैच कर नींव व मुट्ठी को एक आंख से लगाता। इस तरह के बारीक सुराख वाला सिरा दूसरी तरफ होता, फिर बारीक सुराख से गुजर कर तारे निगाह शायद ज्यादा रोशन और शोफ हो जाया करता था, और मैं लिखी हुई इबारत का एक दो लफ्ज मुझे पहले से ज्यादा साफ दिखाई देने लग जाता था। लेकिन अब तो मुझे आंख की हकीकत सब मालूम है। ये तार निगाह वार निगाह फजूल तो हमती तश्कीलात हैं। रोशनी आंख से नहीं निकलती, आंख के अंदर आती है तो दिखाई देता है। इब्न हिसन ने ये बात 1000 वर्ष पहले बता दी थी। लोगों को यकीन तब आया जब उसे अंग्रेजी किताबों में साबित किया गया। लेकिन मुट्ठी की लंबाई एक तरह की तवालत अज्जा फोकल लेंथ भी तो बनाती है, मेरे जिद्दी ज़हन ने कहा, और उससे आंख की बसरत पजीरी बढ़ जाती है। कुछ दिन मैंने डॉक्टर से अपनी आंखों का मुआयना कराया था, तो उसने एक स्याह टिकिया मेरी आंख पर रखी थी। टिकिए में सिर्फ एक मुहीन सा सुराग था। मेरी कमजोर आंख पर भी उसने वो टिकिया रखी, तो इस बरीक जोफ से मुझे बहुत से हर्फ साफ साफ नजर आ गए जो आमतौर पर मेरे नाखाना थे। मैं बहुत खुश हुआ कि मेरी नीम कोर आंख ठीक हो रही है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये कुछ खास उम्मीद अफजा बात नहीं, दिलचस्प जरूर है, इसे पिन होल इफेक्ट कहते हैं। तो मैं इसको क्यों ना काम मिलाऊं, मुहद्दब शीशा नहीं है, न ही पिन होल इफेक्ट ही होगा। लेकिन मेरा तो हाथ कांप रहा था, मुट्ठी बंद ही ना रही थी। पिन होल इफेक्ट होगा तो अब बदन में भी हल्की सी थरथराहट थी। पीछे कोई था, जेर लब मुस्कुरा रहा था, चेहरे पर गज़ब की नरमाहट है। मुझसे किसी ने कहा, खुशी से वो चेहरा खिला जा रहा है। खौफ के मारे मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। पीछे मुड़कर देखा नहीं, ना ही देख सकता हूँ, न वाकई कोई चेहरा या कोई हस्ती मेरे शाने की ओर से किताब को या किताब को देखने की मेरी कोशिश को देखने में महव है। और कोई है भी नहीं और कोई दिखाई भी नहीं देता, और कोई गुल शगुफ्ता भी हो रहा है, और मैं मेरे सर व गर्दन की पुश्त पर किसी सांस का लम्स और सरगोशी अकेला घर। किसी आवाज दूं कि बराए खुदा मुझे इस अजाब से। ये किताब है कि कोई लोहे तलसम पर तो कुछ लिखा होता है जिसे तलसम कुशा ही पढ़ सकता है। पसीने की एक बूंद मेरे माथे से फिसल कर दाहिनी आंख में आ रही। बाएं तो बहुत कमजोर है, दाएं आंख से सारे बारीक काम करता हूँ। इस तरह मेरे हाथ उठाकर पसीना खुश करूँ, खोल जाएगी, किसी ने कहा। घबराहट में मेरा हाथ मुट्ठी की तरह आप ही आप भींच गया।
اور زور سے میری آنکھ پر اس طرح لگا جیسے کسی نے جبرن اسے ہلکے ہتھوڑے کی طرح میری چشم ابرو پر خٹاک سے ٹھونک دیا ہو۔ مٹھی کے سرے پر باریک سوراخ نمی سی سوئی کی طرح سنہرے پخراج کی کنی سا جگمگا رہا تھا، اور کتاب کے پہلے ورق پر جہاں حاشیہ ہوتا ہے، اگر اس صفحے پر حاشیہ ہوتا، اسی سنہری پخراجی روشنائی میں کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن میٹھا میٹھا سا۔ میں نے آنکھ کو خوب میز کر اسے مٹھی کے باریک سوراخ سے پیوست کرنا چاہا۔ کھل جائے گی تو سن سکو گے، کسی نے کچھ اس طرح کہا گویا آواز میرے کان میں نہیں، ریڑھ کی ہڈی میں سمو گئی ہے۔ پسینے کی نئی بوندیں ماتھے اور آنکھ سے ہو کر مٹھی کو تر کر رہی تھی، جیسے آنکھ میں آنسو ڈبا آئے ہوں۔ دکھائی کیا دیتا؟ میں نے کچھ سراسنگی، کچھ برہمی کی عالم میں کتاب کو پھر پرے ہٹانا چاہا تو ہٹی ہی نہیں، پتھر بن گئی۔ میں نے کچھ زیادہ زور لگانے کی ہمت کی ہی تھی، ہاتھ ابھی بڑھایا بھی نہ تھا کہ لو وہ کتاب تو آپ کسی ورق پر کھول گئی، جیسے ہوا کے کسی غیر محسوس جھونکے نے اپنا کام دکھایا ہو۔ کچھ لکھا ہوا تھا، فرض تھی کہ اردو پتہ نہ چل رہا تھا۔ سارا ورق دونوں طرف سے کرم خوردہ، شاید ہی کوئی سطر سوراخ سے خالی ہو۔ مجھے غصے اور خوف اور مایوسی سے رونا آنے لگا ہے، لیکن آنکھ میں تو آنسو نہیں، پانی کی دھند ہے۔ یہ پانی کہاں سے آیا؟ وہی جو کتاب کے اوراق میں تھا، اور کہاں سے؟ وہ پہلا ورق آہستہ آہستہ اپنے زور پر اٹھا، اپنی قوت سے پلٹا۔ کتاب ٹھیک سے کھلنے والی ہے، شاید دوسرے ورق پر پیشانی کے بائیں جانب کچھ پڑھنے میں آنے لگا تھا۔ کوئی شے معلوم ہوتا تھا، لیکن اکثر حرف تہمہ دیدہ ہو چکے تھے۔ میں نے مٹھی کے سوراخ سے اور پھر مٹھی کھول کر ورق کو ممکن حد تک آنکھوں کو نزدیک لا کر پڑھنے کی کوشش کی۔